हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट आ गया है। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर क्या होता है? इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है। इसमें हमें जानना होगा कि कंप्लीट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। तो थोड़ा थोड़ा हम उनके बारे में जान लेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए जो भी नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे कि हमें किस तरीके से मूव करना है इस चैप्टर में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें अगर आप देखते हैं क्वेश्चंस तो 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं नीट में। तो आप एवरेज देके चलें तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बनेंगे, मतलब ये जो जेनेटिक्स है इनसे बनने वाले हैं। तो अच्छे से इसको करना है। क्या इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या कुछ इसमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं मेंडल से, कि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में, कि मेंडल ने 1865 में क्या किया था, अपना वर्क पब्लिश किया था। ठीक है, वो भी इसी की डिस्कवरी कर रहे थे कि क्या है जिसकी वजह से पेरेंट्स के जो कुछ ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं। तो मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, क्या इनहेरिटेंस का पैटर्न है, मतलब किस तरीके से वो जो कैरेक्टर्स हैं वो इनहेरिट होते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स से और ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको नाम दिया, इनहेरिटेंस का जो पैटर्न था वो किसके बेसिस पे बताया? फैक्टर्स के नाम पे। ठीक है, फैक्टर्स जिनको बाद में जीन बोला गया, लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं था। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए एंड 1869 में मिशर ने इन्होंने न्यूक्लियस में एक मटेरियल देखा जिसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। ठीक है, न्यूक्लिन नाम दिया। ओके, किसको? न्यूक्लियस में एक मटेरियल देखा तो उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियन, कि ये जो है यही है हमारा जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो ट्रांसफर होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। उसके बाद बहुत टाइम तक काफ़ी साइंटिस्ट ने अपना काम जारी रखा कि क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल, क्या है जो कि इनहेरिट होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एंड देन 1953 दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है? डीएनए होता है। तो उन साइंटिस्ट के आपको नाम याद रखने हैं। कौन कौन से थे? वॉटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो है जेनेटिक मटेरियल, एंड उन्होंने क्या किया, डीएनए डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो दे दिया। ठीक है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। तो इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ इस तरीके की स्टोरी है कि देखिए बीच में भी और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कुछ हद तक थोड़ी बहुत जानकारी डीएनए के बारे में दी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो डीएनए होता है वही होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से ही इनहेरिटेंस होता है, मतलब जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें ये पता चल गया कि डीएनए जो होता है उसकी वजह से ये सब होता है। अब हम देख लेते हैं कि डीएनए होता कहाँ है। तो ये सेल है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यूकेरियोट्स की, सेल एंड इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस में क्या होता है? ये डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है यूकेरियोट्स में। एंड प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड जो एरिया होता है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सॉरी डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उस एरिया को हम बोल देते हैं क्या? न्यूक्लियोइड। क्लियर है?
ये बात समझ में आ गई। तो जो डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर इन यूकैरियोट, एंड प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। ओके, तो सभी में देखा गया कि ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए होता है वही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कुछ वायरसेस होते हैं, सम वायरसेस जिनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, मोस्टली डीएनए होता है, कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं थोड़ा कि कहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जिसको हम डिटेल में कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो न्यूक्लिक एसिड जो होता है न्यूक्लिक एसिड, अब देखो न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के हमें देखने हैं, कौन कौन से, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं डीएनए, राइट। दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, बट कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो मेनली हमें ये न्यूक्लिक एसिड पढ़ने हैं ओके इस चैप्टर में। तो देखिए अब एक एग्जांपल आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। ओके, तो अब देखो कि हमें किस तरीके से चैप्टर में आगे बढ़ना है। तो पहला हमें देखना है डीएनए की स्ट्रक्चर, यहीं से आपके चैप्टर की शुरुआत की गई है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बहुत अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। हो सकता है हमें 2 लेक्चर लग जाए इसमें, तो ये हमें क्लियर करना है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। डीएनए एंड आरएनए में थोड़ा सा मैं आपको फर्क यहीं पे बता देती हूँ। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये है। आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मीन्स कि इसमें देखो एक शुगर होती है पेंटोज शुगर, तो पेंटोज मीन्स 5 कार्बन की शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट होती है। ये है इस तरीके से स्ट्रक्चर। ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। तो ये स्ट्रक्चर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर है। इनमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर ली जाती है। क्या ली जाती है, राइबोज शुगर। तो वो कैसी होती है देख लीजिए। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इस तरीके से अब आप देखेंगे कि जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पे ये क्या है, राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर। ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसमें क्या है कि जो सेकंड कार्बन है शुगर की, जो राइबो शुगर, जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज का मतलब 5 कार्बन की जो शुगर है, राइट। तो इसमें क्या है, जो सेकंड नंबर का कार्बन है वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये फर्क होता है डीएनए एंड आरएनए में, मतलब जो इनकी शुगर होती है वो डिफरेंट होती है।
एंड एक और फर्क है वो भी हम देख लेंगे। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखेंगे, ठीक है। डीएनए किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो डीएनए की जो कंपोजिशन है वो क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक तो होती है शुगर, जैसा कि हमने अभी बनाया शुगर, प्लस क्या होगा नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेसिस क्या क्या होते हैं, जैसे प्यूरिन्स होती हैं एंड पैरामिडिन्स होती हैं, प्लस होता है फॉस्फेट, राइट। तो इससे मिलके बनता है डीएनए। तो इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर जानेंगे। इसी तरीके से इसमें भी क्या है, ये सेम कंपोजिशन है। इसमें जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसमें कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर। क्लियर है। फिर उसके बाद अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखने के बाद हम देखने वाले हैं, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। उसमें आपको मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, उनके नाम याद रखने हैं और देखना है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब देखो इसमें बहुत प्रॉब्लम बच्चों को आती है, वो ये है कि साइंटिस्ट के नाम याद करने पड़ेंगे। मतलब पहले सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब क्या है, पहले ये नहीं पता था कि जो डीएनए है एग्जैक्टली वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रोटीन होती है जेनेटिक मटेरियल, कुछ लोग बोल रहे थे कि आरएनए होता है, कुछ बोल रहे थे कि डीएनए का बहुत बाद में पता चला, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। उन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर उन्होंने बताया कि ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन है या फिर क्या है, डीएनए है। तो हमें देखना पड़ेगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इसमें आपको याद क्या रखना है, एक्सपेरिमेंट्स along with scientist name and जो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया, जो ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसका भी नेम याद करना है। इनमें से क्वेश्चन बनता है, ओके। तो ये आपको देखना है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में आपको पढ़ना होगा। साइंटिस्ट डिफरेंट साइंटिस्ट होंगे, उनके एक्सपेरिमेंट होंगे, वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं वो भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम इसको साफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं थर्ड, लिख लीजिए आरएनए वर्ड। देखो इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि आरएनए को बोला गया कि आरएनए सबसे पहले आया था, ठीक है। सबसे पहले क्या आया था एज ए जेनेटिक मटेरियल, आरएनए आया था, ओके। इसके कुछ आपको पॉइंट्स ये देखने पड़ेंगे कि आरएनए की कैरेक्टर्स आपको समझने होंगे कि आरएनए जो होता है वो एज ए एडेप्टर भी काम में आता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी होता है एंड आरएनए जो एक कैटलिस्ट होता है उसके तरीके से भी काम करता है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। फोर्थ हम क्या देखेंगे कि सेंट्रल डोग्मा, वो देख लेते हैं। सेंट्रल डोग्मा ये देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करती है वो हमें देखना है, उसको ही हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो ये किसने दिया था, ये क्रिक ने दिया था। क्रिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि जो डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए से स्पेशली एमआरएनए लिखा हुआ है एंड एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। एंड जो प्रोटीन होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो शो करती है कि जो हमारे जो स्किन कलर होता है या फिर हेयर कलर होता है तो स्पेसिफिक प्रोटीन की वजह से तो होता है। तो जहाँ पे जिस प्रोटीन का काम है वो वहाँ पे क्या हो जाती है, वो वहीं पे काम करती है। मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, उनमें डीएनए प्रेजेंट है, मतलब उनमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है।
अब डीएनए प्रेजेंट होता है तो हर जगह वही हमारा डीएनए होता है, लेकिन वहाँ पे प्रोटीन अलग अलग तरीके से काम करती है। अब जैसे जो हमारी पेंक्रियाज है उसके अंदर जो प्रोटीन्स बन रही हैं, ठीक है, वो अलग तरीके से काम कर रही है। हमारी जो स्किन सेल है उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो अलग तरीके से काम कर रही है, ठीक है। तो अलग अलग हम बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन के लिए हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स बनती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। सबसे पहले क्या होता है, डीएनए का आरएनए बनता है, एमआरएनए, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, एंड देन हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, शो होते हैं, ठीक है, कि स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन होती है। ओके, अब तो देखिए डीएनए से आरएनए का बनना मतलब एमआरएनए का बनना, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डीएनए से आरएनए का बनना उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट देखो डीएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। पहले मैं इसको साफ कर दूं, देखिए डीएनए से डीएनए का बनना, इसको हम बोलेंगे क्या, रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से डीएनए बन जाता है, पहला स्टेप। ये एक स्टेप होता है, मतलब पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा, ये ही एक क्या बताता है, सेंट्रल डोग्मा। इसके कुछ रूल्स हैं, मतलब डायरेक्टली हम प्रोटीन नहीं बना सकते डीएनए से, पहले क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, ठीक है, रेप्लिकेशन होगा तो अगेन डीएनए बनेगा। ओके, मतलब एक डीएनए की कॉपी बनेगी, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से जो आरएनए बना, ठीक है, डीएनए से आरएनए बना दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, इस प्रोसेस को हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से प्रोटीन जब बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, याद रहेगा। तो यही होता है, एंड देन जीन एक्सप्रेशन के हम आगे पढ़ेंगे, आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा, क्लियर है। तो ये सेंट्रल डोग्मा बताता है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आने वाला है, देन ये आएगा। ओके, फिर बाद में एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, बट अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन क्रिक ने ये सेंट्रल डोग्मा दिया था। दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया था, कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को बताया था, तो इन्होंने इसके जो सेंट्रल डोग्मा था उसको मॉडिफाई किया था, क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, एक एक जो ये स्टेप बताए हैं उनको पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा हो गया, उसके बाद फिफ्थ हमें क्या देखना है, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। ये हमारा क्या है, डीएनए है, ठीक है, इससे एक और कॉपी इसकी बन जाए, जैसा है वैसा का वैसा डीएनए और बन जाए, उसी को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। 6 हम क्या देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से एमआरएनए का बनना, उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये होगा ट्रांसक्रिप्शन। इसको भी हमें डिटेल में पढ़ना है कि मतलब डीएनए बनाया, उसका रेप्लिकेशन हुआ, एंड देन क्या होगा, उससे आरएनए बनेगा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का मतलब होता है। फिर हम पढ़ेंगे 7th ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब जो एमआरएनए बना है, ये है मान लीजिए एमआरएनए, इससे प्रोटीन्स का बनना, क्या बनेंगी, प्रोटीन्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, मतलब किसी चीज का हम अनुवाद कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट कर देते हैं,
तो mRNA को हम ट्रांसलेट कर देते हैं प्रोटीन्स के अंदर, ऐसे आप याद रखिए। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। अब इनको हमें डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा। फिर एक पॉइंट आता है, नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अगेन ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा आरएनए है, ठीक है, मान लीजिए हमारा आरएनए है, एमआरएनए, इसने क्या बनाई, प्रोटीन बना दी। अब देखो इसके ऊपर ये जो रीजन प्रेजेंट है एमआरएनए के ऊपर, तो ये अलग अलग तरीके की जीन को शो कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की जीन को शो कर रहे हैं। तो अब जैसे एक जीन है तो वो एक क्या क्या कैरेक्टर, मतलब वो क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। तो यहाँ पे तो बहुत सारी जीन हैं, तो वो अलग अलग प्रोटीन बनाएंगी क्या। अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारी स्किन सेल है, तो स्किन सेल के अंदर क्या, अगर हम बात करते हैं एमआरएनए की, तो जैसे कि हमारी स्किन सेल है तो वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को ही शो कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे भी इंसुलिन बन रहा है, ऐसा नहीं होता ना। हमारे पैंक्रियाज में बनता है क्योंकि वहाँ पे उस टाइप की प्रोटीन्स बन रही हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से रेगुलेशन होता है कि कहाँ पे, तो हमारा डीएनए सेम है, ठीक है, उसके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो भी हैं, बट कब कहाँ पे कौन सी जीन एक्टिवेट होके और क्या कर रही है, प्रोटीन बना रही है। मतलब जो एमआरएनए है, यहाँ पे जो छोटे छोटे जो टुकड़े मैंने दिखाए हैं इस तरीके से, तो कौन सी जीन है जो कि एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को और प्रोटीन बना रही है उसी टाइप की जिसकी हमें जरूरत है। तो इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कब कौन सी जीन एक्टिवेट होती है, मतलब रेगुलेट कैसे होता है। अगर सभी तरीके की प्रोटीन्स बन जाएंगी तो ऐसा नहीं हो सकता हमारे अंदर कि यहाँ पे हमारे पास इंसुलिन बन रहा है, यहीं पे हमारे पास स्किन की भी प्रोटीन बन रही है, राइट। तो इस तरीके से नहीं होता है। ये रेगुलेशन इसका किस तरीके से होता है कि जो जीन्स हैं अपने आप को एक्सप्रेस करती है, मतलब प्रोटीन्स बनाती हैं, बट कहाँ पे कौन सी प्रोटीन बननी है उसको कौन रेगुलेट करता है, किस तरीके से रेगुलेट होता है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये क्या है, अब देखो, इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए दैट डिटरमाइन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। मींस जैसे ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है तो इसके अंदर हम डिटेल में जानेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिस होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे A है तो यहाँ पे T होगा, एंड इसी तरीके से G है तो यहाँ पे C होगा। इस तरीके से यहाँ पे बेसिस होते हैं। तो इनके सीक्वेंस को क्या करते हैं, उनके सीक्वेंस को देखते हैं कि किस तरीके से किसी एक ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट जो जीनोम है उसके सीक्वेंस को देखते हैं, उसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं। तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा, इसलिए इसको बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया एंड इसको बनाया। ओके, अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये बहुत ही फेमस है, आप सबको पता है। जैसे कि कोई लड़की होती है, ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो जो लड़का है, जो उसके बच्चे का बाप है, अगर वो ये बोलता है कि नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हेल्प से ये पता चल जाएगा कि ये बच्चा किसका है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, इट इज़ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। जैसे कोई भी दो शक के घेरे में है कि किसका बच्चा है, तो क्या किया जाएगा, मान लीजिए ए पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है बी, तो इन दोनों के डीएनए का सैंपल, ठीक है, मतलब इन दोनों का डीएनए मैच कराया जाएगा। उसी के बेसिस पे जिसका डीएनए बच्चे के डीएनए से मैच करेगा वही क्या होगा, उसका फादर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है। एंड जहाँ पे क्राइम होते हैं तो जितने भी जो क्रिमिनल्स हैं तो उनका भी इसमें पता चल जाता है कि जहाँ जो भी क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसी जगह से किसी का कोई हेयर मिल जाए या फिर ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करती हैं, तो क्या होता है वहाँ पे उस सैंपल से और जितने भी सस्पेक्ट हैं उनके डीएनए को मैच करके देखा जाता है
ताकि पता लगाया जा सके कि इसमें कौन क्रिमिनल है। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करता है किसमें, ठीक है, क्राइम को कम करने में। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर का एंड होगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डीएनए के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।